नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की होगी उच्च स्तरीय जांच। देहरादून में बनेगा कॉमन कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर। आर्यन एविएशन के प्रचालन पर लगी रोक। केदारनाथ में भारी बारिश से पैदल मार्ग बाधित। भूस्खलन और मलबा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। जिला प्रशासन ने पैदल यात्रा रोकी। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत पर्वतीय जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया येलो अलर्ट। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। यात्रा शुरू होने से अब तक 29 लाख श्रद्धालुओं ने किए धामों के दर्शन। हेमकुंड साहिब पहुंचे 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु। और चंपावत में लिलियम की खेती की ओर बढ़ा किसानों का रुझान। किसानों की आर्थिकी हो रही मजबूत। युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिल रहा प्रोत्साहन। अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ में आज सुबह हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद से ही सोमवार तक के लिए हेली सेवा को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने इस हादसे के बाद उच्च स्तरीय बैठक की और चारधाम में हेली सेवाओं को सख्ती से गाइडलाइंस पालन करने के निर्देश दिए हैं। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन का था। हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से सुबह 5:19 पर गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी और लगभग 5:30 बजे गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में इस हादसे की जांच के आदेश दिए। हादसे के बाद चारधाम यात्रा के लिए आर्यन एविएशन का प्रचालन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा एहतियात के तौर पर 15 और 16 जून को क्षेत्र में सभी चार्टर और शटल हेलीकॉप्टर प्रचालन निलंबित कर दिए गए हैं। राज्य में अब हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए देहरादून में एक कॉमन कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हीं पायलटों को हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति दी जाएगी जिनका उच्च हिमालय क्षेत्रों में हेली उड़ाने का दीर्घकालीन अनुभव होगा। उन्होंने कहा, डीजीसीए द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस को और सख्त बनाया जाए, जिसका अनुपालन 100% किया जाए। मुख्यमंत्री ने हिमालय क्षेत्रों में अधिक संख्या में मौसम पूर्वानुमान के अत्याधुनिक उपकरण लगाने के भी निर्देश दिए। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो। ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और यूकाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी।
केदारनाथ में आज सुबह आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में हेलीकॉप्टर क्रैश में हताहत हुए लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी को सूचना दी और तुरंत ही राहत और बचाव टीम को घटनास्थल की ओर भेज दिया। आज सुबह ही एक हेली के क्रैश होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई और तत्काल मैंने जिलाधिकारी को सूचना करी कि इस प्रकार की वहां पे घटना हो चुकी है और जिलाधिकारी ने तुरंत वहां पे रेस्क्यू टीम भेज करके राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग के जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि हादसा सुबह लगभग 5:30 बजे करीब हुआ। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्त काशी लौट रहा था। काशी से हमारी एक आर्यन एविएशन कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर संचालित हो रहा था, जिसमें उनकी पहली शटल ऊपर केदारनाथ गई थी 5:10 पर, जो लगभग केदारनाथ से लगभग 5:25 पर वापस आ रही थी, जिसमें 6 यात्री थे, जिसमें एक छोटा बच्चा था जो 23 महीने का था और एक पायलट। टोटल 7 लोग थे। जो गौरीकुंड के आसपास के क्षेत्र में कुछ मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा सा मुझे लगता है डिसोरिएंट हो गया, जिसकी वजह से वो गौरीकुंड के ऊपर बुग्याल में जाकर के क्रैश होने की लापता की सूचना मिली पहले हमें। फिर उसके बाद सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और लोकल लोगों की मदद ली गई, जिसमें पता चला कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। और इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी संवाददाता रेणु उप्रेती। रेणु, इस हादसे के बाद हेली सेवा के संचालन को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने हेली सेवा पर रोक लगाने की बात कही है, तो क्या है ताजा अपडेट? रेणु जी बिल्कुल कंचन, आज केदारनाथ में सुबह हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। पूरे प्रदेश में इस हादसे के बाद शोक की लहर है। वहीं हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकाडा के सीईओ, आपदा प्रबंधन के सचिव, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। इसी के साथ प्रदेश में 2 दिन केदारनाथ में हेली सेवाओं के संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ आर्यन एविएशन कंपनी के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। बता दें आपको, ये वही कंपनी है जिसका हेलीकॉप्टर आज हादसे का शिकार हुआ था और देहरादून में कंट्रोल कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर का उद्देश्य रहेगा कि जितनी भी हेली सेवाएं उत्तराखंड में संचालित हो रही हैं, उनके जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करना, उन पर पूरा फोकस अब किया जाएगा। इसी के साथ भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। इस कमेटी में तकनीकी विशेषज्ञ होंगे जो हेली सेवाओं की गहन समीक्षा करेंगे और एक एसओपी तैयार की जाएगी। स्टूडियो के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद रेणु। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास निरंतर हो रही भारी बारिश के कारण गधेरे में मलबा पत्थर आने के कारण केदारनाथ धाम जाने वाला पैदल मार्ग आंशिक रूप से बाधित हो गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मलबा पत्थर के चपेट में आने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। मौसम पूर्वानुमान के अनुरूप इस पूरे सप्ताह के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिस क्रम में निरंतर बारिश हो रही है, जिला प्रशासन ने खराब मौसम और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक की पैदल यात्रा स्थगित कर दी है। वहीं जंगल चट्टी क्षेत्र में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में फंसे यात्रियों को पुलिस सुरक्षा के बीच नीचे की ओर भिजवा रही है और जनपद पुलिस की श्री केदारनाथ धाम आ रहे श्रद्धालुओं से अपील है कि वे जहां पर हैं वहीं पर सुरक्षित रहें तथा आसपास के निकटवर्ती स्थलों पर होटल इत्यादि में स्टे करें। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देहरादून समेत विभिन्न इलाकों में लगातार कई घंटे तक बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। गढ़वाल और कुमाऊं में हल्की से मध्यम बारिश होने के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। पर्यटकों और किसानों के चेहरे भी बारिश होने के बाद खिल उठे हैं।
बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। 15 जून को सुबह से देहरादून में, उत्तरकाशी में, चमोली में काफी तेज झमाझम बारिश हो रही है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो अन्य जिलों में भी हल्की हल्की बारिश देखने को मिली है और प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण जो पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया था वो एक बार फिर से सामान्य हो गया है। पूरा प्रदेश ठंडा हो गया है और यहाँ पे काफी अच्छा सुहाना मौसम देखा जा रहा है। तेज गर्मी से अब लोगों को काफी राहत मिल रही है। इसके साथ ही जो यहाँ पे किसान हैं उनके चेहरे भी अब तेज बारिश से खिल उठे हैं। उनकी फसलें जो बारिश होने से अब फिर से एक बार सही हो पाएंगी, क्योंकि तेज गर्मी से फसलों को भी काफी नुकसान देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही जो पर्यटक उत्तराखंड घूमने आ रहे थे वो भी तेज गर्मी से, उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब बारिश होने से उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। ऐसे में उनको ये सलाह दी गई है कि वो आए उत्तराखंड घूमें, लेकिन जो नदी नाले वाले क्षेत्र हैं वहां पे जाने से बचें। आपको बता दें कि आने वाले 2 दिनों में भी तेज बारिश उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये माना जा रहा है कि 20 जून को उत्तराखंड में मानसून आ सकता है। ऐसे में ये बारिश जो है वो प्री मानसून की बारिश है। कैमरामैन विकास वशिष्ठ के साथ मैं रेनू प्रीति, डीडी न्यूज, देहरादून। प्रदेश में इन दिनों चारधाम यात्रा चरम पर है। पिछले 45 दिनों में अब तक 29 लाख श्रद्धालु यहां के पवित्र धामों के दर्शन कर चुके हैं। बद्री, केदार और हेमकुंड साहिब में अब तक 19 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। अकेले केदारनाथ धाम में 10 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में 8,14,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुले और यहां 21 दिनों में 1,15,000 से अधिक श्रद्धालु अब तक मत्था टेक चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कपरवाण ने बताया कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं और यात्री बड़े उम्र के वहां आ रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री ने चारों धामों के उद्घाटन में प्रतिभाग किया और लगातार उनकी मॉनिटरिंग होती है कि आज क्या क्या कैसे कैसे हुआ। मैं भी लगभग 5 बार केदारनाथ जा चुका हूँ। हेमकुंड साहिब गोविंद घाट गुरुद्वारा के प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि अब तक हेमकुंड साहिब में 1,15,000 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी गुरुद्वारों में तीर्थयात्रियों के लिए मेडिकल सहित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ हुआ था और उस दिन से लेकर आज तक यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये पिछले 12-13 साल में पहली बार है कि 15 जून तक 1,15,000 श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे कर चुके हैं। भागलपुर, पटना, बिहार से आए पैदल यात्री बाल मुकुंद चौधरी ने कहा कि उन्होंने अपनी चारधाम पैदल यात्रा यमुनोत्री धाम से शुरू की थी। अब तक वे यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम से होते हुए तुंगनाथ व गोपीनाथ के बाद अब बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। मैंने 28 तारीख से यमुनोत्री से चलना पैदल शुरू किया है। हमारी 4 धाम की यात्रा है। यमुनोत्री से पैदल मैं गंगोत्री गया, गंगोत्री से पैदल फिर केदारनाथ गया, केदारनाथ से गुप्त काशी होते हुए, ऊखीमठ होते हुए मैं तुंगनाथ गया और आज यहाँ गोपेश्वर महादेव से बद्रीनाथ के लिए आगे चल रहा हूँ। बद्रीनाथ जाके हमारी 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। चंपावत जिले में लीलियम की खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ रहा है। राजघरानों में शान से सजने वाला फूल लीलियम अब जिले के युवाओं के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की नई राह भी बन रहा है। जिले में लगभग 9 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूलों की खेती की जाती है, जिसमें से 3.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लीलियम की व्यावसायिक रूप से खेती की जा रही है। इससे जुड़े किसानों को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने बताया कि जिले में फूलों की खेती में अपार संभावनाओं को देखते हुए उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों को 80% सब्सिडी दिलाकर पॉली हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ के समूहों के लिए एक प्लान बनाया है कि हम जो हमारे पॉली हाउस हैं, हमारे जिला उद्यान अधिकारी और हम लोग मिलकर एक प्लान बना रहे हैं कि हम पॉली हाउस से समूहों के लोगों को 20% हम जो है वो देंगे, उनसे पैसा लेकर समूह से, और 80% सब्सिडी देकर हम उनके पॉली हाउस बनाएंगे। और लार्ज स्केल पे हम समूहों को इसकी ओर प्रेरित करेंगे कि वो कम से कम 80 लाख नहीं तो 7-8 लाख रुपए का टर्नओवर कम से कम पहली बार में हो, और उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी हमने रखा है उद्यान विभाग की सहायता से,
क्योंकि ये कार्य उद्यान विभाग ने अपने उससे कराया है, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस ओर सफल होंगे। वहीं जिला उद्यान अधिकारी मोहित मल्ली ने बताया कि जिले में जरबेरा, गेंदा, ग्लाइडोलस, ट्यूलिप और लिलियम सहित विभिन्न फूलों की खेती की जाती है। हालांकि लिलियम की बढ़ती मांग के कारण किसान नीदरलैंड से बीज मंगाकर 3.5 हेक्टेयर में इसकी खेती कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारा जो फोकस रह जाता है वो थोड़ा लिलियम की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव रह जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई 1-2 किसान आए थे जो काश्तकार हैं, उन्होंने यहाँ पे उनकी कुछ ज़मीन थी, कुछ उन्होंने अपने यहाँ पे लीज पे लेके, और बल्ब को वो लोग जो उसका बल्ब होता है जो उसकी जिसमें हमें सीड कहते हैं उसकी, तो वो उन्होंने नीदरलैंड से लेके आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके उसके बहुत अच्छा किया। और आजकल हमारे यहाँ चंपावत में 3.5 हेक्टेयर के आसपास लिलियम की खेती बहुत अच्छी हो गई है और उसके जो है वो लगभग 8-9 लाख बल्ब बेच देते हैं, जिससे कि वो काश्तकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा और मुनाफा हो रहा है, जिसके साथ वो केवल अपने ही नहीं बाकी दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का प्रोत्साहन कर रहे हैं। लोहाघाट विकासखंड के रायकोट महर में युवा किसानों का एक समूह लिलियम की खेती के लिए एक मिसाल बन गया है। यहाँ व्यावसायिक स्तर पर लिलियम फूल की खेती की जा रही है, जिसकी देश के बड़े शहरों में मांग है। इस फार्म में लगभग 15,000 लिलियम बंचेस का वार्षिक उत्पादन किया जा रहा है, जिससे लाखों रुपए की आय अर्जित की जा रही है। समूह के किसान चंद्रशेखर सिंह बताते हैं, वो अपने समूह के माध्यम से बीते 4 सालों से लिलियम की खेती कर रहे हैं। हम यहाँ पे करीब 80 नाली से में काम चालू किए हैं, जो 4 एकड़ में आती है, और ये हमारा लिलियम का फूल है। और इसमें हमने वैरायटी के हिसाब से, हमारा हॉलैंड से बीज इंपोर्ट होता है और ये वैरायटी के हिसाब से आते हैं और उसी के हिसाब से ये लगाया भी जाता है। जैसे कि 60 दिन का क्रॉप होती है, 90 दिन की होती है, 80 दिन की होती है, 100 दिन का होता है और ये वैरायटी है 120 दिन का भी होता है। वहीं एक अन्य किसान आशुतोष सिंह बताते हैं कि उन्हें उद्यान विभाग से सब्सिडी के तौर पर पॉली हाउस मिले थे, जिसमें वो मल्टी लेयर क्रॉपिंग के माध्यम से लिलियम की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लिलियम की एक स्टिक दिल्ली और मुंबई में 60 से 120 रुपए तक बिक रही है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उद्यान विभाग की सहायता से पॉली हाउस प्राप्त हुए हैं। उन पॉली हाउसेस में हम लोग लिलियम की फसल लगाते हैं, जो कि साल भर में आप अराउंड मतलब 15,000 बंचेस के आसपास का हमारा प्रोडक्शन है। तो ये पॉली हाउस के अंदर हम लिलियम की खेती करते हैं और जो हमारा बाहर वाला एरिया है वहाँ पे हम लोग मल्टी लेयर क्रॉपिंग करते हैं, जिसमें कि अपना सेब की खेती हो गई और उसके नीचे एरिया में हम लोग लिलियम लगाते हैं और उसके साथ साथ सब्जियों की भी खेती करते हैं। यहाँ इस स्वरोजगार को करने से हम यहाँ पे ऑन एन एवरेज 14 से 15 लोगों का रोजगार सृजन कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मिस सीमा जी, अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आज उत्तराखंड पहुंचे। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उनका स्वागत किया और बाबा केदार की प्रतिकृति भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड को बागवानी का अंतर्राष्ट्रीय हब बनाने और पहाड़ों में खेतों की घेरबाड़ के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान करने जैसे विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने केदारपुरम में महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र में एक सप्ताह के योग शिविर का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री ने भी प्रतिभागियों के साथ लगभग 45 मिनट तक योगासन भी किया। केदारपुरम के योग शिविर में महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र की महिलाएं, शिशु निकेतन के बच्चे व अन्य लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर रेखा आर्य ने कहा कि योग हमारे तन और मन दोनों के स्वास्थ्य का आधार है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम समाज और देश के लिए कुछ कर पाने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में युवा मानव संसाधन कुशल बने, इसमें योग की बड़ी भूमिका हो सकती है। उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित और प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार के साथ ही कुछ संस्थाएं भी काम कर रही हैं। कोटद्वार के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित एक कार्यशाला में देहरादून की एक संस्था ने गढ़वाली लोकगीतों की गायन शैली, उनकी परंपरा और उनके अर्थ के संबंध में क्षेत्र के 55 लोगों को प्रशिक्षित किया। आज कार्यशाला के अंतिम दिन प्रशिक्षण ग्रहण करने वालों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं लोकगीतों को सिखाने के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में श्री डॉक्टर माधुरी बर्थवाल ने कहा कि आज हमारे पारंपरिक लोकगीत और उनकी धुनें लुप्त हो रही हैं। नए नए कलाकार नए प्रयोग कर उनका स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को लोकगीतों के मौलिक रूप से परिचय कराना था। विकृति उसमें आ गई है, हर किसी के नहीं जानने की वजह से, और कुछ भी गा रहे हैं और उसमें झुमेलो लगा दिया, बस वो झुमेलो बन गया उनके लिए। ऐसा थोड़ा होता है भाई। झुमेलो लोकगीत ही होता है ना। और इनकी वाचिक परंपरा रही है और केवल जो है सुन सुन के हमने उनको सीखा। किसी से सुन लिया, किसी से सुन लिया, कि दादी से, नानी से, सबसे सुन लिया, तब हमने यहाँ तक उसको पहुँचाया। तो इस तरह से जो है, जब उसके कई कारण हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं। अब कारण कुछ भी हो, लेकिन हम अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी संस्कृति जो है विश्व लेवल पर अंकित हो। वहीं कार्यशाला के प्रशिक्षणार्थियों ने कहा कि उनके लिए ये प्रयोगशाला बहुत लाभदायक साबित हुई। उन्होंने कहा कि वो अपने पारंपरिक लोकगीतों के वास्तविक धुनों का प्रचार करेंगी। हम ये 5 दिन तक वहाँ और हमन थड़ा, चौपला, मांगल, झुमेलो हमन सीख, लोकगीत सीखने और जो बिसर गया था संस्कृति से हमारे तो थोड़ा चौंक लग गया था। अब हम सीखना छो, आज तक तो हमन सिखाने वाला कोई मिल नहीं च। तो अब हम तो दीदी एक बटन आया चन देहरादून बटन माधुरी दीदी जी, बर्थवाल दीदी जी, तो हम तो सिखाना चाहना और हमन बड़े वैसे सीख और हम तो बहुत अच्छा लगे। और अब आने वाले समय में हमारे कीर्तन मंडली च, हमारे महिला मंगल दल च, ग्रुप च, हम पर सहेली होता कर सीखला होता बतौला। यहाँ पर मैंने लोकगीत के बारे में सीखा जो मुझे इससे पहले नहीं पता था। झुमेलो सीखा, थड़िया सीखा, चौफला सीखा और मैंने मांगल सीखा। यहाँ पर जैसे कि आजकल बहुत सारे कलाकार होते हैं जो इनमें नई धुन डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने वास्तविक धुन में इनको गाना सीखा कि ये पुराने टाइम में कैसे गाए जाते थे और इस टाइम में इनमें कोई नवीनीकरण ना हो, उस तो पुराने टाइप में मैंने ये सारे गीत सीखे यहाँ पर आकर। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में कोरोना को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट एक्टिवेट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट टीबी मुक्त उत्तराखंड के तहत जनपद उधम सिंह नगर में तेजी से कार्य चल रहा है। के निर्देशों के क्रम में नैनीताल में जो बैठक आयोजित हुई थी मंडलीय स्तर की, उनके द्वारा कोरोना के जितने भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, NICU हैं, उनको और वार्ड्स हैं, उनको पूरा तैयारी स्तर पे रहने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में सारे ऑक्सीजन प्लांट्स को चला लिया गया है। सितारगंज में हमारी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसको हम लोग एक हफ्ते में पूर्णता पे लेकर आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे NICU और वार्ड्स की भी तैयारी कर ली है, ताकि कोई भी अगर हमारे मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति होती है तो हम लोग की पूरी मुस्तैदी से तैयारी रहे। कोशिश ये भी की जा रही है कि टीबी मुक्त भारत, जो हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा संकल्प है, और टीबी मुक्त उत्तराखंड कराने के लिए, तो उसके लिए भी जिले स्तर से हम लोग प्रयास कर इसको टीबी मुक्त उत्तराखंड, टीबी मुक्त उधम सिंह नगर बना सके।
जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि जिला चिकित्सालय में कोरोना के वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं। अस्पतालों में फ्लू क्लिनिक बनाया गया है जिसमें सर्दी जुकाम के मरीजों की टेस्टिंग होती है। जो सस्पेक्टेड होते हैं उनका रैपिड टेस्ट या RT-PCR के माध्यम से चेकअप किया जाता है। जो शासन की गाइडलाइन आई है या उसके पहले भी जो भी इसके कोरोना के जो भी वेव्स आए हैं उन सब में हमारा ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल रहा है और हमारे वार्ड्स हैं पूर्ववत ही तैयार हैं। ऑक्सीजन बेड्स हैं हमारे पास, ICUs हैं, वेंटिलेटर्स हैं और इसके अलावा भी जो और बाईपैप्स वगैरह होते हैं, ये सारी इलाज की पूरी सुविधा है। दूसरे हमने यहाँ पे एक 24 घंटे वाली एक फ्लू क्लिनिक भी स्थापित कर रखी है। फ्लू क्लिनिक में सबकी जांच होगी। जो भी फीवर वाले आए हैं, अगर डाउट, अगर सिम्टम्स अगर उस ओर जाता है तो चिकित्सक जो है इसका टेस्ट कराते हैं। बता दूं आपको कि हमारे पास जो है ट्रूनेट लैब भी है, इसके अलावा हमारे पास RT-PCR लैब भी है, ठीक है। और जितने भी संदेहास्पद सैंपल आ रहे हैं वो हमारे यहाँ RT-PCR लैब में इसकी जाँच हो रहा है। अभी बहुत थोड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज MKP कॉलेज देहरादून में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को भी योग के प्रति जागरूक करने के लिए गांधी पार्क से MKP कॉलेज तक पैदल मार्च भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, योग को दैनिक जीवन में अपनाकर शरीर और मन को स्वस्थ रखने के साथ ही समाज में भी सकारात्मकता लाई जा सकती है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड योग, आयुष और अध्यात्म की भूमि है। राज्य सरकार उत्तराखंड को योग और वेलनेस टूरिज्म का वैश्विक हब बनाने पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में नई योग नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत राज्य में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। योग नीति इस बार लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रेरणा से हमारे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक योग जन का योग बने, घर घर का योग बने, योग और वेलनेस हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने। उसके लिए हम अनेक नवाचारों पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन कर रहे हैं उस पर भी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की होगी उच्च स्तरीय जांच। देहरादून में बनेगा कॉमन कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर। आर्यन एविएशन के प्रचालन पर लगी रोक। केदारनाथ में भारी बारिश से पैदल मार्ग बाधित। भूस्खलन और मलबा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल। जिला प्रशासन ने पैदल यात्रा रोकी। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत पर्वतीय जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया येलो अलर्ट। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। यात्रा शुरू होने से अब तक 29 लाख श्रद्धालुओं ने किए धामों के दर्शन। हेमकुंड साहिब पहुंचे 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालु। और चंपावत में लीलियम की खेती की ओर बढ़ा किसानों का रुझान। किसानों की आर्थिकी हो रही मजबूत। युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिल रहा प्रोत्साहन। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।